हेलो दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके इस YouTube चैनल कैरियर मेकर्स पर स्वागत करता हूं। हमने बायोलॉजी में एक सीरीज प्रारंभ की है बेसिक टू एडवांस, और उसके पहले चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के परिसंचरण तंत्र को हमने पूर्व क्लास में पढ़ा है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस YouTube चैनल में मिल जाएगी। आज हम दूसरा एक सिस्टम लेके आए हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र, और आज हम इस पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन को यह पढ़ना है कि पाचन तंत्र है क्या। तो पाचन तंत्र जो है, ये भोजन के पाचन के लिए भौतिक और रासायनिक क्रियाएं जो विभिन्न अंगों द्वारा संपादित की जाती हैं, जो विभिन्न अंगों द्वारा की जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे अंग शामिल हैं, जिसमें हमारी मुख गुहा है, हमारी ग्रासनली है, हमारे उदर गुहा में स्थित हमारा आमाशय है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, यकृत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और गुदाद्वार है। ये सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है पाचन तंत्र। ठीक है, तो इन विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है, और ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिस तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ये चीज बराबर याद रखनी है। उसके बाद अब पाचन क्या है, तो पाचन जो है वो जटिल पोषक पदार्थों और बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से, दो चीजें बहुत अच्छी हैं, एक तो रासायनिक क्रियाएं और दूसरा एंजाइम। रासायनिक क्रियाएं कैसे होंगी? जैसे हमने भोजन में क्या लिया, भोजन में मुख्यतः तीन अवयव हम लेते हैं। कौन कौन से? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है वसा। कार्बोहाइड्रेट को भी सरलीकृत किया जाता है, प्रोटीन को भी सरलीकृत किया जाता है और वसा को भी सरलीकृत किया जाता है। तो ये एक रासायनिक क्रिया के द्वारा ये सभी सरलीकृत होते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक क्रियाओं का संपादन होगा, और जब इनका संपादन किया जाए, जब इनका सरलीकरण किया जाएगा, तो वो किसकी सहायता से किया जाएगा? एंजाइमों की सहायता से किया जाएगा। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि जटिल पोषक पदार्थों और बड़े अणुओं को रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल और छोटे व घुलनशील पदार्थों में, किसमें? घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? पाचन या डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन या डाइजेशन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा है पाचन तंत्र के अंग। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल किए जाते हैं, इसके बारे में अपन अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग सम्मिलित किए जाते हैं जो भोजन को चबाने, पहली चीज मैंने पहले बताया कि आपकी मुख गुहा से यह प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या आएगी? चबाने, निगलने, पचाने, अवशोषित करने के अतिरिक्त अधपचे और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। कौन कौन सी चीजें हो गई? सबसे पहली चीज है हमारे पास कि हमारे पास चबाना, चबाने के लिए दांत। ठीक है, निगलना, निगलने के लिए कंठ और ग्रास नाल या आहार नाल हमारी। उसके बाद आता है पचाने, तो पचाने के लिए पूरी उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी, और अवशोषित करने के लिए हमारी छोटी आंत, छोटी आंत और फिर बृहदांत्र अर्थात बड़ी आंत में उसका अवशोषण, पुनः अवशोषण या रीअब्जॉर्प्शन होता है, और जल के अणु भी निकाल लिए जाते हैं। और उसके बाद जो हमारा पचा हुआ भोजन बॉडी में फलित हो गया, और जो अधपचा और बिना पचा हुआ भोजन है, जो अधपचा और बिना पचा हुआ भोजन है, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद इसके अंतर्गत आहार नाल या पाचन नली और पाचन के सहायक अंग आते हैं। तो कौन कौन आएंगे? आहार नाल आएगी, पाचन नली आएगी, और पाचन के जो भी सहायक अंग हैं वो इसमें काम आते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको विस्तार से ये मिल रहा है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन से अंग हैं। तो पाचन तंत्र में कुल छोटे बड़े 7 अंग सम्मिलित हैं। कितने अंग सम्मिलित हैं? 7 अंग सम्मिलित हैं। पहला कौन सा है? मुख है, माउथ। ठीक है, बेसिकली आप ये चीज अच्छे से याद रखिए कि पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बेसिकली दो गुहाओं में पूरा होता है। पहली है आपकी मुख गुहा,
और दूसरी है उदर गुहा। मुख गुहा में फिर दो भाग हैं। कौन कौन से? बेसिकली तीन भाग अपन इसको कर लें। पहले है दांत, दूसरी है जीभ, और तीसरी है लार ग्रंथियां। ठीक है, पहली है दांत, तो दांत विस्तार से पढ़ेंगे। कौन से? सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। जीभ में इसी प्रकार से जीभ के चार भाग होते हैं, ठीक है ना। या जीभ में चार अंग पाए जाते हैं जो टेस्ट के लिए, टेस्ट बड्स के आधार पे उनको बांटा गया है। और हमारे पास तीन जोड़ी, 3 पेयर क्या होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो क्या होती हैं? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो मुख गुहा के अंतर्गत केवल माउथ आया, और उसके बाद जितनी भी चीजें आएंगी ये सभी किस में आएंगी? उदर गुहा में आएंगी। इसी प्रकार जो ग्रंथियां हैं उसमें मुख गुहा के अंदर केवल लार ग्रंथि आएगी या सैलिवरी ग्लैंड्स आएंगी, जिनके बारे में अपन ने ये पढ़ा। तो सबसे पहले अंग कौन सा आएगा? मुख। उसके बाद ग्रसनी। ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। कभी कभी इस समय का जो पैटर्न चल रहा है कंपटीशन एग्जाम्स में, उसमें क्या कर रहा है कि हिंदी के शब्द नहीं दे रहा, वो ऑप्शन में भी इंग्लिश के ही शब्द दे देता है। की जगह माउथ दे देता है, ग्रसनी की जगह फेरिंग्स दे देता है, स्टमक दे देता है, आमाशय की जगह सीधे वो इंग्लिश में, हिंदी में स्टमक लिख देता है। ठीक है, और यकृत ग्रंथि की जगह लीवर ग्लैंड्स लिख देता है या लीवर ग्रंथि लिख देता है। तो लीवर आपको पता होना चाहिए कि लीवर यकृत ग्रंथि है। ठीक, तो ग्रसनी फेरिंग्स हो गई। उसके बाद आती है ग्रास नली। ग्रास नली को बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। और उसके बाद आता है आमाशय। आमाशय को बोला जाता है स्टमक। छोटी आंत, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और मलद्वार को बोला जाता है रेक्टम। इसी प्रकार तीन ग्रंथियां हैं। सबसे पहले मुख गुहा की ग्रंथि है लार ग्रंथि, दूसरे नंबर पे आती है उदर गुहा की एक ग्रंथि है जिसका नाम है यकृत, और तीसरे नंबर पे आती है अग्नाशय या पैंक्रियाज। अब आपको एक चीज और याद रखनी है प्यारे बच्चों, कि ये जो यकृत की ग्रंथि है, यकृत में एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसे कहा जाता है पित्ताशय। क्या बोला जाता है? पित्ताशय। पित्ताशय को क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो इस गॉल ब्लैडर का काम क्या है? केवल पित्त का स्त्रवण करना। पित्ताशय का क्या काम है? पित्त का स्त्रवण करना। और पित्त का स्त्रवण क्या होता है? कि पित्त जो है, बाइल जूस जिसे कहते हैं, वो पित्त जो है एक क्षारीय वर्णक है। कैसा है? एक क्षारीय वर्णक है। और इसमें दो प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, अर्थात वर्णक। कौन कौन से दो वर्णक पाए जाते हैं? वर्णक दो पाए जाते हैं। पहला है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, और दूसरा है बिलीवर्डिन। तो पहला है बिलिरुबिन और दूसरा है बिलीवर्डिन। तो यहां तक आपको ये याद रखना है। जब भी आपको पीलिया होता है या जॉइंडिस होता है तो आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा विद्यार्थियों, कि जब भी आपके शरीर में जॉइंडिस या पीलिया होगा, या किसी भी व्यक्ति के शरीर में जॉइंडिस या पीलिया होता है, तो उसके शरीर में बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़े। ये है पूरा मानव शरीर जिसके बारे में आज अपने को विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है मुख गुहा। तो मुख गुहा, मुख गुहा मतलब ये संपूर्ण पार्ट हो गया। ठीक है, तो मुख गुहा, उसमें मुख हो गए। अब इसमें अधोग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथियां लिखी हैं। मतलब एक पेयर जो है ये ऊपर है जीभ के, और ये वाला जो पार्ट है ये जीभ के नीचे वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे दो पेयर होती हैं लार ग्रंथियां, और एक पेयर जो होती है वो यहां पे होती है। ठीक है, एक पेयर। उसके बाद ये आपकी आ जाती है ग्रसनी। ये क्या है आपकी? ग्रसनी। ये लिखी हुई है ग्रसनी। ठीक है, और यहां से फिर ये जो सिस्टम चालू होता है यहां तक, ये पूरा क्या है आपका? ईसोफेगस है। क्या है? ईसोफेगस, या इसी को बोलते हैं ग्रसिका। ठीक है, अब अपन अगर देखें तो ईसोफेगस के बाद आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, का अपन विस्तार से भी पढ़ेंगे। ये पूरा जो है ये है स्टमक। स्टमक, या इसी को कहा जाता है आमाशय। ठीक है, आमाशय के बाद आप इसके बगल में देखिए, ये जो आपको पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका यकृत। क्या है? ये यकृत है या लीवर है, लीवर है।
इसके बीच में प्यारे बच्चों ये एक छोटी सी ग्रंथि दिख रही है। ये जो है ये है आपकी पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर के बाद यहां पे ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती नुमा संरचना है, ये पत्ती नुमा संरचना, ये है आपका अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय, अर्थात पैंक्रियाज। क्या है ये? पैंक्रियाज है। ठीक है, उसके बाद ये जो अलग से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, मतलब इसके बाद ये यहां से जो शुरू होता है और फिर ये यहां से वापस आ गया है। ठीक है, ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जैसा जैसा घुमाया गया है वैसा ये पूरा, ठीक है, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर का, ये जो है ये छोटी आंत है। ये क्या है? छोटी आंत है। और यहां से जो स्ट्रक्चर अलग से आपको दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा सा, ये यहां तक, ये आपको बड़ी आंत है। जितना ये नीले भाग से किया गया, ये क्या है? आपकी बड़ी आंत है। और बड़ी आंत में भी भाग है, छोटी आंत में भी भाग है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। मैं पहले आपको इसके बेसिक चीजें बता दे रहा हूं, कहां पे कौन सी चीजें हैं। ये आपको जो एक अलग से स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा, ये लिखा हुआ है क्रमिरूप परिशेषिका। इसी को कहा जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। आपके हमेशा जहां पे आप नाभि नाल के नीचे जहां पे बेल्ट पहना जाता है वर्तमान में, उससे 4 इंच बगल में जो होता है वो अपेंडिक्स है। ठीक है, यहीं पे अपेंडिक्स होता है। जब भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो लोग सामान्य भाषा बोलते हैं उसको अपेंडिक्स हो गया है। दैट्स नॉट अपेंडिक्स, वो अपेंडिक्स नहीं है, उस बीमारी को कहा जाता है। अर्थात अपेंडिक्स में जब भी संक्रमण होगा, अपेंडिक्स में जब भी संक्रमण होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। और जब भी इसमें संक्रमण होगा तो इसको काट के वर्तमान परिस्थितियों में क्या करते हैं? काट कर अलग कर देते हैं। और अपेंडिक्स को काट के अलग कर देने की जो प्रोसेस है वो बायोलॉजिकली कही जाती है अपेंडिक्टोमी। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्टोमी, काट कर अलग कर देना। तो अपेंडिक्स को काट कर अलग कर दिया जाता है, उस प्रोसीजर को कहा जाता है अपेंडिक्टोमी। ठीक है, तो ये संपूर्ण मानव शरीर है जिसके बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ लेंगे। अब देखिए, सभी अंग जो मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं वह मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाती है और यह करीब 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ये आपको जरूर याद रखना है प्यारे बच्चों कि यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है, मतलब बहुत छोटी नहीं है। ठीक है, ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर है। और इसे पोषण नाल या डाइजेस्टिव कैनाल भी कहा जाता है। इसे पोषण नाल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शरीर को पोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आहार नाल के 3 प्रमुख काम हैं। पहला है आहार को सरलीकृत करके पचाना। दूसरा, सरलीकृत का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया कि हम जो भी ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, या कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म पे ले रहे हैं, या कि प्रोटीन की फॉर्म पे ले रहे हैं, या कि फिर फैट की फॉर्म या वसा की फॉर्म पे ले रहे हैं। ठीक है, तो उनको सरलीकृत करके छोटे अणुओं में तोड़ के मोनोसैकेराइड्स में या पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। तो आहार को क्या करता है? सरलीकृत करता है। दूसरा, पचित आहार का ये अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, जो भी आहार पचा उसे ये ब्लड के साथ क्या कर देता है? वापस अवशोषित कर देता है, एब्जॉर्ब करता है। और तीसरा, आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, अर्थात पचाने, चबाने, निगलने और अवशोषण की प्रक्रिया जो है वो शरीर के अंगों द्वारा हुई, और अधपचा और ठोस पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी? मल के द्वारा ये पूरी हो जाती है।
पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियों या अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होता है। इस अपन आगे पढ़ेंगे, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। दूसरा है पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करता है। ये वही चीज है जो मैंने अभी बताई कि जो भी फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, उनको ये सरलीकृत करने का काम करते हैं बच्चों। उसके बाद आता है कि पचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं। देखिए वही चीज आ गई, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन और जल आदि। ठीक है, इन सभी को क्या करेंगे, सरलीकृत करने का काम करेंगे। चौथा है इसमें कि पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। तो पोषक तत्वों का काम आपके मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। कहां से प्रारंभ हो जाता है, मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, और छोटी आंत और बड़ी आंत तक उसका अवशोषण अलग अलग ग्रंथियों या अलग अलग कोशिकाओं द्वारा, उनकी जो विशेषता है कोशिकाओं की, वो उन कोशिकाओं के द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद है कि मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन और विस्तार से गति करता है। विभिन्न स्तरों पर संवरणी पेशियां या स्फिंक्टर्स जो हैं भोजन और पचित भोजन तथा अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करते हैं। ये जो स्फिंक्टर है, कभी डायग्राम आएगा स्टमक का, उसमें मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कि वो है क्या। देखिए ये है स्ट्रक्चर। अपन ने ईसोफेगस के बाद का जो पढ़ा, ये ईसोफेगस है अर्थात ग्रास नली। अब ग्रास नली के बाद देखिए ये आपका पहला स्फिंक्टर है, ये आपका दूसरा स्फिंक्टर, इसमें लिखा भी है लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब क्या है, ये यहां से ऐसे पुश करते हैं, मतलब एक ऐसा ये है, ये इसको यहां से पुश किया तो भोजन इस स्टमक में आया, भोजन कहां आया, स्टमक में आया। ठीक है, और उसके बाद में प्रोसेस हुई, और उस प्रोसेस के बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो ये स्फिंक्टर फिर इसे आगे बढ़ाएगा, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो स्फिंक्टर का मेन काम क्या है, इसे आगे बढ़ाने का। स्फिंक्टर का काम क्या है, इसे आगे बढ़ाने का है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे जो स्फिंक्टर लिखा हुआ है वो आपको मैंने बताया कि इस क्लास पे आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि पाचन कार्य में जो प्रयुक्त होने वाले अंग हैं वो कौन कौन से। तो सबसे पहले आता है मुख गुहा, और मुख गुहा में स्थित माउथ। तो मुख गुहा में कितने भाग हो गए, 3। सबसे पहले मुख, दूसरा सॉरी पहला हो गया दांत, दूसरी हो गई जीभ, और तीसरे हो गए लार ग्रंथियां। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि आहार नाल का जो अग्रभाग है वो मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है, और यह एक कटोरे नुमा या बाउल शेप्ड अंग है जिसके ऊपर कठोर और नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। सिंपल सी चीज है ये, जो आपका मुख गुहा है, ये मुख गुहा, इसको अगर आप ऐसे ऊपर कर रखें तो एक आपको ये कैसा दिखेगा, एक बाउल शेप्ड, एक कटोरे के आकार का दिखेगा जो नीचे ऐसे खुल रहा होगा। ठीक है, तो ये बाउल शेप्ड है, और इसका जो ऊपरी हिस्सा है, आपके मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है वो अगर आप टच करेंगे तो वो आपको कठोर लगेगा। तो जो ऊपरी तालु है या अपर पैलेट है वो कैसा है, कठोर है, और जीभ का जो निचला हिस्सा है वो कैसा है, सबलिंगुअल रीजन जो है वो कोमल है। ठीक है ना, तो अपर पैलेट हार्ड या कठोर होता है, और निचला तालु जो है वो कैसा होता है, कोमल होता है। ठीक, तो आपको यहां ये याद रखना है। सबसे दूसरी चीज आती है जीभ या जिह्वा। तो मुख के अंदर दोनों जबड़ों के मध्य, सामान्य सी चीज है कि मुख के अंदर होती है, दोनों जबड़ों के मध्य स्थित होती है। ठीक है, दूसरी चीज है कि यह मांसपेशियों से बनी गुलाबी रंग की होती है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है प्यारे बच्चों, यह मांसपेशियों से बनी कैसी है, गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग का एक स्ट्रक्चर है। गुलाबी रंग को याद रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि आपके शरीर में कोई भी कमी नहीं है, यदि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हैं, तो आपके जीभ का जो कलर होगा वो पिंकिश होगा, गुलाबी कलर का होगा। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का विकार किसी भी अंग में पाया जाएगा तो जीभ में उसका एक आकार या उसका एक कलर अलग से आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो पुराने डॉक्टर थे, आजकल भी
जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर है या पुराने जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं, वो आज भी सबसे पहले क्या देखते हैं कि जीभ दिखाइए। जीभ यदि स्पॉटेड है, कलर उसका उजड़ा हुआ है या कलर उजड़ा हुआ है, तो वो देख के बता देते हैं कि आप जो है बीमार तो हैं। फिर उसके बाद जांच होती है कि आप आखिर बीमार किस चीज पे हैं। ठीक है, तो मांसपेशियों से बनी एक गुलाबी रंग की होती है, इसमें कुछ दानेदार उभार होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो स्वादांकुर कहलाते हैं। दानेदार उभार क्या कहलाते हैं? स्वादांकुर या टेस्ट बड्स कहलाते हैं। ठीक है, मुख के ऊपर और नीचे के भाग में एक एक जबड़े में 16-16 दांत पाए जाते हैं। यदि हम ऐसे बात करें, ये जबड़ा आपका हो गया, इसमें ऊपर भी 16 दांत पाए जाएंगे और नीचे भी 16 दांत पाए जाते हैं और बीच में पाई जाती है आपकी जीभ। ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। सभी दांत जो हैं वो जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में, ऐसा नहीं कि दांत कहीं भी लगे हुए हैं कि यहां भी लगे यहां भी लगे, नहीं, यहाँ पे एक प्रॉपर उनका क्या बना हुआ है? सांचा बना हुआ है। और इन सांचों को क्या कहा जाता है? हम गम कहते हैं। वो वाला नहीं जो आपकी जिंदगी में है, ठीक है, ये गम अर्थात उस सांचे को जिनमें दांत स्थित होता है। माना कि आपकी जिंदगी में गम है, पर अभी अपन इस दांत वाले गम को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मसूड़ों और दांतों की स्थिति को क्या कहा जाता है? गर्तदंती कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मानवों में जो दांत पाए जाते हैं वो जिस जबड़े में या जिस गम में स्थित होते हैं, उन स्थित होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? उस गम की गर्तिका जिसमें दांत स्थित होता है उसे हनुगर्तिका या लैकुनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हनुगर्तिका या लैकुनी कहते हैं। तो उन गर्तिकाओं में धंसे होने के कारण दांतों को गर्त दंती कहा जाता है या थीकोडोंट कहा जाता है। ठीक है, और मानवों में दांत निकलते हैं। सभी मानव भी पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, तो अगर सभी मानव पढ़ रहे हैं तो मानवों में 2 बार दांत निकलते हैं। एक, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दूध के दांत या मिल्क टीथ निकलते हैं, और मिल्क टीथ के निकलने के बाद जब मिल्क टीथ सारे झड़ जाते हैं तो उसके बाद हमारे दोबारा दांत निकलते हैं, जिन्हें हम स्थायी दांत या परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, तो द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें जीवन काल में 2 प्रकार के दांत, एक अस्थायी दांत या मिल्क टीथ, या इसी को हम लिख सकते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत, और उसके बाद स्थायी दांत या परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के दांत हमारे उसमें पाए जाते हैं। ये सुविधा केवल मानवों में है। ये याद रखिएगा कि जो छोटे जीव हैं, जैसे गिलहरी है, श्रू है, छछूंदर है, चूहा है, इनमें एक ही बार दांत पाए जाते हैं, और उनके दांत एक बार निकलने के साथ साथ क्या होते हैं? लगातार बढ़ते रहते हैं। इसीलिए वो अपने दांतों को लगातार क्या करते हैं? खुरचते रहते हैं, काटते रहते हैं, एक दूसरे से घिसते रहते हैं। और कभी अगर ऐसा हो जाए कि उनका एक दांत ऊपर या नीचे का टूट जाए तो उनकी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या है? कि वो जो दांत जिससे अब घिसना था वो नहीं निकलता, तो वो धीरे धीरे दूसरा वाला बढ़ता रहता है, और वो बढ़ते बढ़ते वो जबड़ा बंद होने का जो प्रोसेस है वो उसे बंद कर देता है, तो वो भूख के कारण क्या करते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, ये केवल मानवों में है कि मनुष्य कैसा है? एक तो थीकोडोंट होता है, अर्थात गर्तों में दांत पाए जाते हैं, और दूसरा उनमें 2 प्रकार के दांत, 2 बार दांत निकलते हैं, इसीलिए हमें डाइफायोडोंट कहते हैं या द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है, पहले दांत कहलाते हैं दूध के दांत या मिल्क टीथ, और दूसरे कहलाते हैं स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। ये अब आती है आपकी टंग। ठीक है, इस टंग को आप अपनी निकाल के मत बैठ जाना, यहां बहुत है। ठीक है, इसी में आप अच्छे से समझ लीजिए। जो आपकी जीभ है, उस जीभ में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वाद का संकेंद्रण है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी जीभ में एक ही स्वाद आ रहा है, नहीं, जीभ के अलग अलग भाग से अलग अलग स्वाद की संवेदना ग्रहण करता है शरीर, और तभी पता चलता है कि उसमें एक चीज है या नहीं है। जैसे एक सामान्य तौर पे हम बात करें, जैसे सभी के घरों में एक तो सब्जी और दूसरी चाय हमेशा बन रही है। सब्जी में नमक कम है या ज्यादा है, थोड़ा सा माताएं घर में लेके और उस चम्मच से टेस्ट करती हैं, और टिप ऑफ द टंग से वो पता चल जाता है, मतलब जीभ के अग्रभाग से ये पता चल जाता है कि सब्जी में या दाल में नमक है या नहीं है। सेम इसी प्रकार जब आप चाय बनाते हैं तो चाय में जो शक्कर की मात्रा है, चाय में जो शक्कर की मात्रा है
वो हम कैसे पता करते हैं? टिप ऑफ द टंग से ही पता करते हैं। जीभ के अग्रभाग को जैसे ही हम स्पून पे लगाते हैं वैसे ही पता चल जाता है कि इस चाय पत्ती में शक्कर बराबर है या नहीं है। तो टिप ऑफ द टंग जो है वो स्वीट और सॉल्ट के लिए, स्वीट और सॉल्ट के लिए उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार जो खट्टापन है अर्थात सोर, वो कहां पे होता है? खट्टापन जीभ के साइड वाले पोर्शन में। खट्टापन कहां होता है? साइड, ये वाला जो भाग है में आपका पाया जाता है। और कड़वापन, जैसे हम करेला खाएं तो करेला खाने के बाद आपको वापस वो मुंह में उतना कड़वा नहीं लगता, या जब हम कोई भी एक कड़वी सिरप पीते हैं तो मुंह में वो उतनी कड़वी नहीं लगती, लेकिन जब हम उसे कटकते हैं तब हमें पता चलता है कि ये काफी कड़वा था। तो जो जीभ का पिछला भाग है उसमें कड़वेपन का एहसास ज्यादा होता है। अब एक चीज इसमें छूट रही है, हमने स्वीट ले लिया, सॉल्ट मतलब खट्टा ले लिया, मीठा ले लिया, नमकीन ले लिया और कड़वा ले लिया, एक चीज कौन सा बचा? तीखापन। तो तीखेपन का जो एहसास है वो होता है इस जीभ के मध्य भाग से। स्पाइसीनेस जो है वो कहां से आता है? जीभ के मध्य भाग से। यहां तक आपको इस चीज को याद रखना है। तो जीभ के ये कितने भाग हो गए? भाग हो गए। नहीं है, आप 4 प्रकार की जीभ नहीं पाई जाती, निकाल के भी मत देखिएगा। जीभ, एक ही जीभ में 4 अलग अलग भाग पाए जाते हैं। जो अगला भाग है वो स्वीट और सॉल्ट अर्थात स्वीट अर्थात मीठा और सॉल्ट मतलब नमकीन, तो मीठे और नमकीन का संवेदना देता है। जो साइड वाला भाग है वो आपके खट्टेपन का एहसास देता है। जो पार्श्व भाग है या पिछला भाग है वो आपके कड़वेपन का एहसास देता है। और जो आपका मध्य भाग है वो आपके तीखेपन का एहसास देता है। यहां तक आपको इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब दांत। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। कृंतक को क्या बोलेंगे? इंसीजर बोलेंगे। ये सबसे आगे के दांत हैं और ये कुतरने और काटने का काम करते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहली बार आप देखिए, जो छोटे से बच्चे जिनके घर में होंगे आप उनके देखिएगा 6 महीने के आसपास ये मशीन जो है वो निकलनी चालू होती है। और अगर आपका हाथ जो है इन दांतों के बीच में गलती से आ जाए तब आपको आनंद आ जाता है, ठीक है ना। पहली बार काटना क्या होता है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। दूसरे होते हैं रदनक या कैनाइंस। ये क्या करते हैं? ये मांसाहारी जंतुओं में विशेष तौर पे है, पर अभी पाए सभी में जाते हैं। तो दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं और ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। अब अगर अपन इसे जबड़ा ऐसे बनाए, ये जबड़ा, तो ये इधर 2 होंगे ऊपर भी और इधर भी 2 होंगे, और बीच में 1 2 3 4 इंसीजर होंगे। इधर भी 1 2 3 4 इंसीजर होंगे। तो 4 इंसीजर हमारे सामने वाले दांत जो 4 हैं, इन 4 के बाजू में जो 2 दांत होंगे ऊपर भी और नीचे भी, ये क्या कहलाते हैं? कैनाइंस कहलाते हैं। और मांसाहारी पशुओं में ये ज्यादा विकसित होते हैं। आप लोग अगर फिल्म ज्यादा देखते हैं तो वैम्पायर्स में जो दांत निकले होते हैं बाहर की ओर वो कैनाइन है, या मांसाहारी जंतु में जो दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं वो भी कैनाइंस है, ठीक है। अग्रचवर्ण को कहा जाता है प्रीमोलर्स, और ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं? ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और लास्ट में आते हैं चवर्णक या मोलर्स, और ये सबसे पिछले दांत हैं जो मिल्क टीथ में नहीं पाए जाते। ये याद रखना है आपको कि चवर्णक दांत दूधिया दांतों में नहीं आते। जब दूधिया दांत पूरी तरह से गिर जाते हैं, जब नए दांत आते हैं अर्थात स्थायी दांत निकलते हैं, तभी इनके गम्स भी बनते हैं। मतलब 3 6 9 और 12 दांतों के ये जो गर्तिकाएं हैं, गम्स हैं, ये दूधिया दांतों के गिरने के बाद बनती हैं। और ये 12 दांत बाद में निकलते हैं, ठीक है। जिनमें से तो अगर आपको 12 दांत बाद में निकल रहे हैं मिल्क टीथ के, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क टीथ कितने निकलते हैं? 20। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो बच्चे होते हैं उनमें कितने दांत पाए जाते हैं, या दूधिया दांत कितने निकलते हैं? 20 निकलते हैं। किसी के आसपास छोटे बच्चे हों आप उन्हें गिन सकते हैं, अगर मेरी बात पर भरोसा आपको नहीं है तो, ठीक है। ये देखिए, ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। ये सबसे आगे वाले ये जो दांत हैं ये कौन से हैं? देखिए, ये 2 लिखे हैं कृंतक, इंसीजर, और ये 2 इनके गर्तिकाएं बनी हुई हैं। ये हो गए टोटल कितने? 4 इंसीजर हो गए, ठीक है। उसके बाद ये एक एक जो है ये हो गए आपके कैनाइन। ये देखिए चीरने फाड़ने वाले दांत बिल्कुल नुकीले। उसके बाद ये जो है आपके,
ये कौन से हो गए? दो दांत। ये है अग्रचवर्णक, ये दोनों कौन से हैं? अग्रचवर्णक। और ये जो तीन दांत हैं ये कौन से कहलाएंगे? चवर्णक। ये कौन से कहलाएंगे? चवर्णक। हालांकि ये जो अंतिम चवर्णक होता है इसी को क्या कहा जाता है? विस्डम टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्डम टीथ। अर्थात इसी को हिंदी में कहा जाता है अक्ल दाढ़। ठीक है, अक्ल दाढ़ कहा जाता है। तो विस्डम टीथ या अक्ल दाढ़ कहा जाता है। यहां तक आपको याद रहना चाहिए। और ये देखिए, ये लिखे हनुगर्तिकाएं या लैकुनी, इसी को क्या बोलते हैं? लैकुनी, जिनमें ये स्थित है, ये दांत जिनमें स्थित है ये गर्तिकाएं हैं या गम्स हैं। ये पूरा दांत का स्ट्रक्चर है। जो दांत के ऊपर दंत गुहा पाई जाती है, एनामल सबसे ऊपर पाया जाता है जो प्रकृति का सबसे कठोर भाग है। टेंट्री उसके नीचे, जो एनामल के नीचे पाई जाती है। गम है जिसपे ये दांत स्थिर होता है। ये दांत जो है ये पूरा जिसपे स्थित है ये मसूड़ा हो गया। ठीक है, नीचे ये जॉ की हड्डी है, चमड़े की हड्डी लिखा हुआ है। उसके बाद इस सीमेंट एनामल के नीचे जो पाया जाता है या जो दांत को जमाता है उसे कहा जाता है ये सीमेंट हो गया। और उससे लगी हुई फिर ये रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं हैं। अब दूसरा आता है ग्रसनी या फेरिंग्स। ग्रसनी या फेरिंग्स। तो मुख गुहा, जिह्वा और तालू के पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पी नुमा या सैक और फ्लास्क शेप्ड ग्रसनी से जुड़ी होती है। जैसे ये मुख गुहा हो गई, इसके बाद ये स्ट्रक्चर है, मतलब आपके इस कठोर भाग से पहले, इस एडम्स एप्पल से पहले का ये जो भाग है वो एक कुप्पी नुमा होता है। ठीक है ना, जिसमें पहले तेल डालने का काम करते थे, तो वो कुप्पी नुमा होता है जिसे क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी से होकर भोजन कहाँ आता है? आहार नलिका या ग्रास नाल में चला जाता है। ग्रसनी अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल और वायु भोजन नाल में प्रवेश ना कर सके, इसलिए ये बनाई गई है। वो कुप्पी इसीलिए है कि वो केवल उसी पाइप में खुले जिसमें से आहार नाल है। ऐसा नहीं कि उसके बगल में जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें से वायु जा रही है वो उसमें चला जाए। तो ये ग्रसनी सुनिश्चित करती है कि वो केवल आहार नाल में ही खुले, श्वास नाल में ना खुल जाए। इन दोनों नालों के मुख और ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं अग्रभाग में श्वास और पृष्ठ भाग में ग्रास नाल स्थित होती है। यदि हम ये सामने वाला स्ट्रक्चर देखें तो आगे वाला पाइप है ये श्वास नाल है। ठीक है, और इसके पीछे जो पाइप होता है वो होता है ग्रास नाल। ग्रसनी की संरचना को हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है नासा ग्रसनी, फिर होती है मुख ग्रसनी और तीसरी होती है कंठ ग्रसनी। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया? ग्रास नली या ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? यह एक सकरी पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर लगभग यहाँ तक। ठीक है, 25 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, तो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा या सर्विक्स तथा वक्ष स्थल से होती हुई मध्यपट और डायाफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। ये ग्रीवा अर्थात सर्विक्स हो गया, ये वाला पोर्शन। उसके बाद दूसरा क्या बोला है? वक्ष स्थल। ये पूरा वक्ष स्थल आपकी थोरैसिक केज हो गई, तो ये वक्ष स्थल हो गया। और वक्ष स्थल के जस्ट नीचे जहां तक ये हड्डियों का स्ट्रक्चर है वहां तक एक होता है डायाफ्राम। क्या होता है? डायाफ्राम या तंतुपट। तो इस डायाफ्राम से होकर ये यहाँ से लगभग यहाँ पे खत्म हो जाती है जहां से सॉफ्ट पार्ट चालू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या चालू हो जाएगा? आपका स्टमक या आमाशय चालू हो जाएगा। ये निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है और इसका मुख्य काम क्या है? भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाना। मैंने पहले बताया कि ये स्टमक तक जाएगी। ठीक है, ग्रास नली में उपस्थित भोजन को एक प्रकार की गति या क्रमानुकुंचन गति कहते हैं जो पेरिस्टलाइसिस कहलाता है, ये प्रदान करती है। मतलब भोजन अब ग्रास नली में है तो उस ग्रास नली से आप ऐसा समझिए ये ग्रास नली हो गई। अब इस ग्रास नली में ये भोजन ऐसे टुकड़ों में है, ये कैसे बढ़ेगा? तो इसमें क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर, एक लहर चलती है तो ये धीरे धीरे नीचे बढ़ते जाते हैं और ये आमाशय तक आते हैं। ठीक है, और इस लहर को क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन। क्रम के से अनुकुंचन होना, ये कहलाएगा क्रमानुकुंचन गति या पेरिस्टलाइसिस कहलाती है। भोजन जो है वो आमाशय तक पहुंचा है। तो भोजन आमाशय तक किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? पेरिस्टालिसिस प्रक्रिया द्वारा या क्रमानुकुंचन गति द्वारा पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर
ऊतकों को एक पल्ला होता है और यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस कहलाता है। आप कभी भी मुंह खोलिए, एक जो घंटी या बेल शेप्ड स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखाई देता है, वो जो लटकने वाला फ्लैप है वो ढक्कन है। जब आप श्वास लेते हैं तो वो आपके आहार नाल को बंद कर देता है, और जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तब आपके वो श्वास नाल में जाके सेट हो जाता है, ताकि उस पे भोजन ना अंदर चला जाए। ठीक है ना? तो वो जो फ्लैप है या घंटी है वो क्या है? एपिग्लॉटिस कहलाता है। ठीक। आमाशय। अब आते हैं आमाशय पे। आहार नाल का ग्रास नली से जो आगे का भाग है वो क्या कहलाता है? आमाशय। और ये कैसा है? ये एक जे शेप्ड होता है। जे आकार की एक संरचना है जो उदर गुहा के बाएं हिस्से और मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। मतलब ये भी याद रखना है कि आपको 3 लीटर से ज्यादा नहीं खाना है टोटल में, है ना? क्योंकि ये 3 लीटर तक ही धारित कर सकता है, तो खाना उससे कम ही है। ठीक। कभी आप बैठ जाएं 3-4 किलो एक साथ लेके, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला इसको 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो सबसे पहला भाग कहलाता है कार्डियक या जठरागम, जठर का जहां पे आगम होता है। ये बायां बड़ा भाग है जहां से ग्रसिका जो है आमाशय में प्रविष्ट होती है। दूसरा है जठर का निर्गमी भाग, सबसे लास्ट पार जहां से जठर रस निकलेगा। ठीक है ना? आमाशय का दाहिना छोटा भाग है जहां से यह आमाशय छोटी आंत से जुड़ जाता है, मतलब निर्गम होता है। और तीसरा है फंडिस भाग या फंडस भाग, जहां से ये दोनों के मध्य की संरचना है। ये अर्थात कार्डियक और जठर निर्गम के बीच जिसमें पूरा स्टमक होता है, ये फंडस कहलाता है। तो बेसिक जो स्टमक है वो क्या कहलाएगा? फंडस कहलाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये डायफ्राम हुआ। ठीक है, मैंने बताया जहां से ये शुरू होगा, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये डायफ्राम का बना हुआ है, ये लिखा हुआ है डायफ्राम। ठीक है। ये ऊपर से आ रही है ईसोफेगस, यहाँ पे लग गया ये कार्डिया है। ये वाला जो भाग है ये क्या है? कार्डिया, अर्थात आमाशय का पहला भाग। उसके बाद ये कहलाया फंडस, और ये पूरी उसकी बॉडी है। ये क्या है? पूरा स्टमक है। यहाँ पे ये लास्ट में जहां से डिओडिनम में होगा उसी को लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर कहेंगे, है ना? तो ये पूरा भाग कहलाएगा, और ये एंट्रम है जहां से ये खुलेगा। ठीक है। आमाशय में 2 अवरोधनी या संकोचक पेशियां या स्फिंक्टर्स पाई जाती हैं, और ये स्फिंक्टर दोनों आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती हैं। अंतर्विष्ट मतलब एक अंदर लाने का काम और दूसरी बाहर भेजने का काम करती है ना? सबसे पहले आती है ग्रास नलिका अवरोधनी, कार्डियक और लोअर सोफियल स्फिंक्टर। ये जो है ये ग्रसिका और आमाशय को विभाजित करती है और आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है, कभी कभी नहीं रोक पाती। एक चीज समझ, ये जो स्फिंक्टर है, अब आप समझिए, ये यहां से भोजन आया, यहां से ये भोजन आया, और ये भोजन यहाँ पे आके जैसे ही प्रविष्ट हुआ तो यहाँ पे किसका सिक्रीशन होता है? HCl। HCl मतलब प्रबल अम्ल। ये भोजन कैसा हो गया? प्रबल अम्लीय। अब ये अम्लीय भोजन अगर वापस यहाँ पे चला गया, ये कैसा होगा? खट्टेपन के साथ बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये खट्टेपन के साथ बहुत ज्यादा ना हो, यहाँ से वापस ना जाए, इसलिए ये स्फिंक्टर इसमें बंद कर देते हैं। यहाँ से पुश तो किए लेकिन फिर अंदर की तरफ नहीं खुलते, यहाँ से ये धक्का दिए और ये फिर ऐसे लग गए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शरीर में हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसको बाहर निकालना ही है, हमारा इम्यून सिस्टम बोल दिया कि नहीं इसको बाहर निकालना है, तो ये क्या होंगे कि थोड़े से खुल जाएंगे। तो जैसे ही खुलेंगे ये पूरा, तो जब भी किसी को वॉमिट होता है उसमें कहा जाता है, पुराने जमाने में आप सुनिएगा, उसमें कहा जाता था कि अम्ल गिर रहा है। ठीक है ना? तो अम्ल मतलब आमाशय से ही वो, उसका आपने टेस्ट कभी नहीं किया होगा, अगर कभी करेंगे तो वो कैसा होता है? आपका मुंह खट्टा हो जाएगा। ठीक है। मतलब उल्टी करने के बाद आपका मुंह कैसा लगता है? पूरा खट्टा लगता है ना? एसिडिक हो जाता है, नेचर पे ही एसिडिक हो जाता है। ये एक स्फिंक्टर हो गया जो यहां तक लाएगा, और दूसरा जब यहां से ये वापिस ना जाए इसलिए दूसरा स्फिंक्टर यहाँ पे लगा होता है कि अब ये जो प्रबल अम्ल निकला, अब इसमें यहाँ से क्या निकल जाएगा? मिलेगा पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस, और पित्तरस जो है वो भोजन के अम्लीय माध्यम को कैसे कर देगा? क्षारीय माध्यम में बदल देगा। तो ये क्षारीय जो भोजन है वो वापिस से अम्लीय ना होने पाए, इसलिए दूसरा स्फिंक्टर यहाँ पर पाया जाता है। यही इन दोनों में लिखा हुआ है। तो पहला हो गया आमाशय को, जो आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकेगा, और दूसरा है जठर निर्गमी अवरोधनी, इसका मतलब है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करता है, और आमाशय से छोटी आंत में
भोजन के निकास को नियंत्रित करता है कि कितना आना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है। अब आती है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो है वो पाचन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो आमाशय के जठर निर्गमी अर्थात वही पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद से चालू होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई जो है वो कितनी है, 7 मीटर है। 7 मीटर, ये याद रखिएगा कि छोटी आंत की जो औसत लंबाई है, एवरेज लेंथ है, वो कितनी है, 7 मीटर है। और आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। ठीक है ना, किसके द्वारा, छोटी आंत के द्वारा। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले है ग्रहणी। सबसे पहला कौन सा आता है, ग्रहणी या डियोडिनम। ये आमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग है, जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहीं पे सारे पाचक एंजाइम जो हैं आकर मिलते हैं, चाहे यकृत से आने वाले हों, चाहे अग्नाशय से आने वाले हों, और चाहे लीवर से आने वाले हों, सॉरी छोटी आंत से भी आने वाले हों। ठीक है। उसके बाद आता है अग्र क्षुद्रांत या जेजुनम। ये छोटी आंत का मध्य भाग है, जो ग्रहणी पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है, और मुख्य अवशोषण का जो कार्य है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें आंत्र कोशिका या एंट्रोसाइट कहते हैं, उनके द्वारा संपादित किया जाता है। तो जैजुनम में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एंटेरोसाइट्स पाई जाती हैं, जो भोजन का पाचन करती हैं। ठीक है। और तीसरा आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जो है ये छोटी आंत का अंतिम भाग है, जो बड़ी आंत में खुलता है, और यह भाग उन पोषक तत्वों, विशेष रूप से पित्त, लवण और विटामिनों का अवशोषण करता है। 2 चीजों का अवशोषण अच्छे से करता है। किसका किसका, एक तो पित्त लवण का और दूसरा सूर्य का। ठीक है ना, तो पित्त लवणों और विटामिन का ये अवशोषण करता है। ठीक, ये विटामिन का अवशोषण करता है। अग्र क्षुद्रांत में जो अवशोषित नहीं होते, ग्रहणी को छोड़कर छोटी आंत के भीतरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे अंगुली के आकार के उभार होते हैं, रसांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। अब रसांकुर कैसा है, आपने शुरुआत के स्ट्रक्चर में देखा, देखिए ये वाले पोर्शन का पाया है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, इस स्ट्रक्चर को अगर अपन लास्ट में देखें, सबसे लास्ट में देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है। इसका एक छोटा सा पार्ट अपन लेते हैं और इसको अगर ऐसे बनाएं, तो इसमें ऐसे ये रसांकुर होते हैं। केवल एक पार्ट में नहीं है, ये दोनों तरफ है। और ये जो अंगुली नुमा प्रवर्ध है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको क्या बोलते हैं, उंगली नुमा प्रवर्ध या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनको क्या कहा जाता है, विलाई। क्या कहते हैं, विलाई या विलाई हिंदी में, है ना। उंगली नुमा प्रवर्ध है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिन्हें विलाई कहा जाता है। ये छोटी आंत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट के सरलीकृत भाग को, प्रोटीन के सरलीकृत भाग को, वसा के सरलीकृत भाग को, विटामिन के सरलीकृत भाग को, खनिज लवणों को, सभी को अवशोषित करने का काम कौन करते हैं, ये करते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है, और यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, और ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा, किसके द्वारा, किण्वन क्रिया या फर्मेंटेशन द्वारा सरलीकृत करते हैं। क्या करते हैं, सरलीकृत करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक की ये क्लास है। कल इसमें जो ग्रंथियां बची हुई हैं बच्चों, कल उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, और पाचक एंजाइम मुख गुहा से लेकर कैसे काम करते हैं उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज अपन ने केवल इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी है, इसकी जो केमिकल प्रोसेस है, लार किसमें किसमें क्रिया करता है, आमाशय में कौन से प्रोटीन, पेप्टोन्स और एंजाइम्स में टूटते हैं, कौन से एंजाइम वर्क करते हैं, पित्त वर्णक क्या होते हैं, यकृत ग्रंथियां कौन सी एंजाइम स्रावित करती हैं, या यकृत के कौन कौन से कार्य हैं, छोटी आंत में कौन से एंजाइम होते हैं, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन कल के अपन टॉपिक में करेंगे। ठीक है। तो कल अपनी क्लास अपने निर्धारित समय पर होगी। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें, और हमें अधिक से अधिक इस चैनल को, यदि हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक जरूर करें। धन्यवाद प्रिय साथियों।